ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। ये कार्यक्रम LLM द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जुडिशियल प्रोसेस की पहली इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना पुरोहित। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन एवं प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। नमस्कार। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी के LLM के विद्यार्थियों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। आज का विषय है भारत में न्यायिक प्रक्रिया, विशेषकर भारत में न्यायिक प्रक्रिया की क्या प्रकृति रही है। यह जानने के पूर्व कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया की क्या प्रकृति है, हमें यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया होती क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है। न्याय प्रदान करने में न्यायाधीशों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को हम न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ और अंत बताना नामुमकिन है, क्योंकि प्रारंभिक काल से ही न्यायिक प्रक्रिया का कार्य चला आ रहा है। केवल उस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, हर देश, काल और परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। इस न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए ही इस विषय की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत अगर हम देखना चाहें तो देखते हैं, जब भी किसी समाज में एक व्यक्ति का प्रांगण होता है, उस समय उसके द्वारा अपनाई जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया, जब उसके अधिकारों का उल्लंघन प्रारंभ होता है, वहां से जब तक उसे न्याय प्रदान किया जाता है, उस तक की संपूर्ण प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया का ही एक अंग है। इस प्रणाली को हर देश में अलग तरीके से अपनाया गया है। मुख्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया को दो भागों में देखा जाता है। प्रथम एडवर्सियल मतलब विरोधाभासी, और दूसरी प्रक्रिया को इनक्विजिटोरियल कहते हैं, अर्थात जिज्ञासु न्यायिक प्रक्रिया। भारत में मुख्य रूप से जो प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है वो एडवर्सरियल या विरोधाभासी है, जिसमें मुख्य रूप से दो पक्षकार होते हैं जो विवाद के परिणाम स्वरूप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं, और उनके द्वारा जो भी संवेदनाएं, जो उनके वाद हैं, उनके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, न्यायाधीश उन्हीं तथ्यों, साक्ष्यों और विधियों को आधार बनाते हुए अपना न्याय प्रदान करते हैं। उसके द्वारा जस्टिस प्रदान करने के लिए कोई स्पष्ट जिज्ञासा नहीं दिखाई जाती है, परंतु इस न्यायिक प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन लगभग पिछले दशक में देखे गए हैं, जिसे हम न्यायिक सक्रियता के रूप में दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि न्यायाधीश अपने आप को केवल उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर निर्भर न रखकर अपनी तरफ से स्वयं कुछ एक्टिविस्ट का रोल, एक सक्रिय न्यायाधीश की भूमिका निभाता है, और इस तरीके से उसका मूलभूत उद्देश्य न्याय प्रदान करना है। न्याय प्रक्रिया की प्रकृति अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं इसका मूलभूत उद्देश्य एक ही है, और वह उद्देश्य है समाज में न्याय बनाए रखना, व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना। इस न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रारंभ से अंत तक
संपूर्ण स्टेप, संपूर्ण अलग अलग स्तर पे जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह उसका संपूर्ण अध्ययन ही इस विषय में समाहित है। मुख्य रूप से भारत में विधियां दो प्रकार की हैं, सिविल विधियां और आपराधिक विधियां। इसके अंतर्गत बहुत से विधियां आती हैं। सिविल और आपराधिक विधियों में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन है, अन्यथा संपूर्ण प्रक्रिया ऑलमोस्ट एक ही प्रकार से अपनाई जाती है। जिस तरीके से जैसे ही विवाद उत्पन्न होता है, आपराधिक विधियों में कंप्लेंट या एफआईआर फाइल की जाती है, जबकि यदि ये सिविल प्रकृति के वाद होते हैं तो इस प्रकार के वादों में वाद दायर किया जाता है। इसके उपरांत सामान्यतः सम्मन जारी करना या वारंट इश्यू करना, चार्ज फ्रेम करना, साक्ष्यों को बुलाया जाना, साक्ष्य लिया जाना और उसके उपरांत उसके ऊपर पूरे साक्ष्य के तार्किक पहलू अपनाए जाने के पश्चात निर्णय दिया जाना एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का अंग है। इस प्रक्रिया की समाप्ति केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात आधारभूत जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसके द्वारा संपन्न नहीं होता, अपितु हमें इसके लिए संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था देखनी होती है। यह संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था देखने के लिए हमें भारत में न्यायालयों की श्रृंखला देखना होगी। इस न्यायिक श्रृंखला को देखने के लिए आवश्यक है कि हम देखें भारत में कितने प्रकार के न्यायालय हैं। सर्वप्रथम सबसे सर्वोच्च स्तर पे हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के रूप में जानते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा उच्च न्यायालय और उसके अंदर हर राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कभी कभी उनको हम सत्र एवं जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय में सर्वप्रथम केस सामान्य रूप से दायर होता है। इसके पश्चात यदि उस वाद में अपील की आवश्यकता होती है तो वाद पुनः अपील में हाई कोर्ट और उसके पश्चात अपील में उच्चतम न्यायालय में जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु न्यायिक व्यवस्था की प्रक्रिया यहाँ समाप्त नहीं होती है। इसके अलावा भी एक व्यक्ति के पास राइट होता है, उसके पास यह उपचार होता है कि जब भी कभी उसके अधिकारों का उल्लंघन हो तो वह कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय और कुछ मामलों में उच्च न्यायालय जा सकता है, जिसे हम आजकल सामान्य भाषा में PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, परंतु पूर्व में इसे हम केवल लेख अधिकारिता के रूप में ही देखते थे। इस लेख अधिकारिता के अंतर्गत उच्च और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में भी अमूलचूल परिवर्तन हमने देखे हैं। इसमें सबसे मुख्य भूमिका हम न्यायिक सक्रियता और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को देखते हैं। इसके अनुसार पूर्व में न्यायिक प्रक्रिया के लिए वही व्यक्ति जा सकता था जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अर्थात वो व्यक्ति जिनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है वो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते थे। परंतु 1982 में फर्स्ट टाइम प्रथम समय ऐसा आया जब उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से परिवर्तित किया और ये माना कि न्याय प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत की सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन किया जाए। जिस सामाजिक परिस्थिति में बहुत से गरीब और अशिक्षित लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत सी महिलाओं और ट्राइब्स हैं जिनके अधिकारों के बारे में उन्हें खुद जागरूकता नहीं है, उनके अधिकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सरल बनाया जाए। इस सरलता को बनाए रखने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका का प्रारंभ किया गया और इसके अनुसार अब समाज का कोई भी व्यक्ति समाज के पीड़ित पक्षकारों के लिए जिनके वास्तव में अधिकारों का हनन हुआ है, परंतु वो अपने मामले को न्यायालय में ले जाने में या तो अपने आर्थिक कारणों से या अपनी सामाजिक परिस्थितियों से नहीं जा पा रहे हैं, असंभव महसूस कर रहे हैं, उनके लिए समाज का अन्य कोई व्यक्ति है, NGO या कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाके उनकी परिस्थितियों, उनके वादों को, उनकी समस्याओं को रख सकता है और इस तरीके के वादों को हम जनहित याचिका के नाम से जानते हैं, जो कि न्यायिक सक्रियता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें अब तो न्यायालय ने और ज्यादा न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया और ये कर दिया कि आपको किसी भी एक
पर्टिकुलर प्रारूप, एक विशेष प्रारूप के अंतर्गत केस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक पत्र लिख के भी न्यायालय में यदि अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, या समाज का कोई व्यक्ति दूसरा आपके संदर्भ में इस बात को न्यायालय के समक्ष लाता है कि किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति जेल में बंद है, वो अपने अधिकारों के लिए नहीं आ सकता, वो अपनी आर्थिक तंगी के कारण न्यायालय में नहीं आ सकता है, तो कोई भी व्यक्ति केवल एक पत्र लिख के यदि न्यायालय को इस मामले की सूचना दे देता है तो न्यायालय स्यू मोटो, अतः स्वतः इस बारे में संज्ञान लेगा और आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए स्वतः केस फाइल हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया में विधिक सहायता, इसके साथ साथ अधिवक्ता का प्रावधान, सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ये बताता है कि हमारे न्यायाधीशों ने वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया को कितना सरल बनाने की कोशिश की है। यदि हम देखते हैं कि वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया से कौन से पक्षकार प्रभावित होते हैं, सामान्य रूप से लगता है हमें कि जो पक्षकार वादी या प्रतिवादी है, या जो पीड़ित है, या जो अधिवक्ता है या अभियुक्त है, केवल उसके अंग है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ता, एनजीओ और इसके साथ साथ समाज का हर व्यक्ति ही उतना ही प्रभावित होता है जितना उस वाद के पक्षकार, क्योंकि दिया गया निर्णय हमारे यहाँ पूर्व निर्णय के रूप में शामिल किया जाता है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारत में संपूर्ण न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। इसका अर्थ ये होता है, आपके द्वारा भले ही 2 व्यक्ति पीड़ित थे, वो न्यायालय में गए, परंतु उच्चतम न्यायालय ने जो आपको निर्णय दिया है उसका प्रभाव समाज के हर व्यक्ति पे पड़ने वाला है, क्योंकि उस निर्णय को भारत के पूरे न्यायालय मानने के लिए बाध्य हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, जैसे विशाखा का केस आपने देखा। विशाखा के केस के पूर्व वास्तव में कोई विधि हमारे देश में नहीं थी जो ये बताए कि महिलाओं के साथ यदि वर्क प्लेस पे कोई हैरेसमेंट होता है तो उस समय क्या प्रावधान होंगे। लेकिन विशाखा के केस के द्वारा निर्णय दिया गया कि भारत के हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्थाओं में यदि किसी महिला या बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए किस किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और वो पिछले साल तक, जब तक पार्लियामेंट ने एक लॉ नहीं बनाया, तब तक वो निर्णय एज इट इज प्रचलन में रहा है। यदि हम संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को देखें तो तकनीकी रूप से हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है उसका तार्किक पक्ष और दूसरा होता है उसका निर्माण वाला पक्ष। तार्किक पक्ष मतलब औचित्य, जिसको सामान्यतः आप देखते हैं कि न्यायालय में दोनों अधिवक्ता आए और दोनों अधिवक्ता के द्वारा या तो कुछ विधियां बताई जाती हैं, उनके सामने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ दस्तावेज लाए जाते हैं। उस समय पे जो तार्किक परीक्षण होता है वही वास्तव में उस निर्णय का आधार होता है, और इसलिए हम इसे आधार वाक्य भी बोलते हैं। आधार वाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है स्पष्ट आधार वाक्य और दूसरा कहलाता अस्पष्ट आधार वाक्य। जो स्पष्ट आधार वाक्य होता है उसका अर्थ होता है प्रारंभ से ही हमारे यहाँ पे जो विधि है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट है, केवल जो सामने निर्णय आया है उसके तथ्यों को देखते हुए उसे उस विधि के ऊपर हमें लागू करना है। उदाहरण स्वरूप हमारे यहाँ पे मुख्य आधार वाक्य बन चुका है केशवानंद भारती के बाद कि संविधान संशोधन के द्वारा हम अपने मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरा गौण आधार वाक्य हमारे सामने उपस्थित है कि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत है, अर्थात इससे हम अपने वास्तविक निर्णय पे पहुंच सकते हैं, और वो निर्णय होता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हम हटा नहीं सकते या संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भारत में मूलभूत ढांचे का आवश्यक अंग है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे तथ्य की, जिसके हम बात कर रहे थे अस्पष्ट आधार वाक्य। अस्पष्ट आधार वाक्य उन स्थितियों में होता है जब हमारे सामने कोई स्पष्ट विधि नहीं होती है, या वास्तव में जो 2 पक्ष आए हैं दोनों आपस में बहुत ज्यादा विरोधाभासी तथ्य हमारे सामने हैं, या तीसरा कोई एक ऐसा नवीन वाद आ गया है जो परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है उसके पूर्व इस तरीके की उपस्थिति
न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई थी। उदाहरण स्वरूप हमारे सामने मेनका गांधी का वाद है। हम सबको मालूम है कि मेनका गांधी के वाद में उनके पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिकारियों के द्वारा कैंसिल किया गया और उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया और ये स्पष्ट किया गया कि यद्यपि अनुच्छेद 21 लिखता है विधि की सुशासित प्रक्रिया अर्थात विधि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन एवं प्राण के अधिकार से विधि की सुनिश्चित प्रक्रिया के विधा हटाया नहीं जाएगा या वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जो कि मेनका गांधी में अप्लाई किया गया, उसमें यह स्पष्ट था कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि की उचित प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता है। परंतु इस प्रक्रिया को समुचित होने का निर्णय प्रथम बार मेनका गांधी के वाद में न्यायालय ने दिया, जो कि एक स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया का उदाहरण है जिसमें अस्पष्ट विधि को स्पष्ट किया गया और ये बता दिया गया कि प्रक्रिया विधिक होना आवश्यक नहीं है। इस विधिक प्रक्रिया को आवश्यक है कि वो समुचित हो, अर्थात जिस व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है उसे सुनवाई का सुनिश्चित अवसर प्रदान किया जाए। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया सिविल और आपराधिक और उन वादों में भी तार्किक और निर्णय प्रदान करने में होती है, जिसका हमारा आखिरी उद्देश्य होता है किस प्रकार से समाज में न्याय प्रदान किया जाए। परंतु न्याय प्रदान करने की प्रणाली अभी भी अछूती नहीं रही है। इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। इस प्रक्रिया में जो होने वाले आरोप हैं वो थे, क्या भारत में न्याय प्रणाली स्वतंत्र है? क्या हमारी न्याय प्रणाली इंडिपेंडेंट है, उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है? क्या वो करप्शन से फ्री है? इस तरीके की न्याय प्रणाली किस तरीके से समाज में न्याय प्रदान करेगी जो स्वयं सबसे ज्यादा अपने ही आप में स्पष्ट नहीं है। विशेष रूप से इस न्याय प्रणाली के ऊपर जो इसके डीमेरिट्स बताई गई, जो इसमें आने वाले डीमेरिट्स हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है न्यायिक प्रक्रिया में, वो मुख्य रूप से हैं हमारे समाज में होने वाली डिले जस्टिस अर्थात देर से प्राप्त होने वाला न्याय, जो भारतीय न्याय प्रणाली की एक मुख्य समस्या बन के रह गया है। दूसरा आरोप या इसकी डीमेरिट्स जो हमारे लोगों ने देखी है वो बताई जाती है इसकी खर्चीली प्रणाली। समाज में होने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अपने न्याय के लिए न्यायालय में इसलिए जाना उचित नहीं समझते क्योंकि यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया को बहुत ज्यादा खर्चीला माना जाता है। यद्यपि हमारे न्यायालयों ने इसके बारे में बहुत सारे नियम बना दिए हैं, इसके अलावा हमारी संसद भी इसमें बहुत सारे प्रयास कर रही है, जिसका अच्छा उदाहरण हमारे समक्ष है कि हमारे यहाँ पे विधिक प्रणाली के लिए फ्री लीगल एड अर्थात मुख्य विधिक सहायता जो कि पूरी तरीके से फ्री मिलेगी, इसका प्रावधान कर दिया गया है। तीसरा सबसे ज्यादा इसका एक डीमेरिट रही है और वो डीमेरिट रही है हमारी न्यायिक प्रणाली का तकनीकी होना अर्थात हमारी न्याय प्रणाली में जो तकनीकी खामियां हैं कि एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि उसके अधिकार का यदि उल्लंघन हुआ है तो उसे वास्तव में प्रथम कहाँ जाना है, किसके समक्ष जाके अपने वाद को प्रस्तुत करना है। उसको लगता है केवल उसे न्यायालय के समक्ष जाने की प्रक्रिया नहीं है, सर्वप्रथम उसे थाने में जाना होगा, वहां रिपोर्ट लिखानी होगी और वो हैरस होगा। इस कारण से कई बार लोग अपनी न्यायिक प्रणाली में नहीं जा पाते हैं। इस तकनीकी चीजों में यद्यपि न्यायालयों के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, कदम उठाए गए हैं, परंतु ये स्टेप अपने आप में सफिशिएंट नहीं रहे हैं। इसके अलावा एक और जो हमारी डीमेरिट है या हम इसे अवगुण बता सकते हैं हमारी न्यायिक प्रणाली का, वो है जो कि हमारा अभी वास्तव में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, वो है न्यायाधीशों की नियुक्तियों में स्पष्टता नहीं है। ये आरोप हर बार लगाए जाते रहे हैं, जिसके लिए एक नवीनतम अधिनियम भी लाया गया है कि अब वास्तव में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाए ताकि वहां निष्पक्षता बनाई गई, जिसमें हमारे सभी विद्यार्थियों को ज्ञात होगा एसपी गुप्ता का वाद, जिस वाद में
न्यायालयों के स्थानांतरण, उनकी नियुक्ति, इस मामले में बहुत ज्यादा देखा गया था कि वास्तव में न्यायाधीशों के नियुक्ति में उनकी जो वरिष्ठता है उसको ध्यान में नहीं रखा गया था। इस तरीके की चीजों में चेंज लाना ही हमारी न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन के लिए हम आवश्यक मानते हैं। इसके अलावा जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया आती है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है हमें ये जानना कि न्यायिक प्रक्रिया में और ऐसी कौन सी विधियां हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वास्तव में विधि का शासन है। मतलब न्यायाधीश भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो हमारे विधि के शासन के विरोध हो, अर्थात जो चीजें हमारे पार्लियामेंट, संसद या हमारे संविधान द्वारा निर्धारित या स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जब भी न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है वहां पे कुछ विधियां, जैसे हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य विधि, इसके अलावा हमारी फीस एक्ट, लिमिटेशन या सीमा विधियां, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण यूज होता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनके बिना हम ये नहीं जान सकते कि कब व्यक्ति किस तरीके से न्यायालय में अपने वाद को लाएगा, उसके पक्ष में कौन उपस्थित हो सकता है, वो किस तरीके से अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करेगा, उसे कितने दिन में अपील का अधिकार होगा, उसे कितने दिन में रिवीजन, पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का अधिकार होगा, क्योंकि जस्टिस तब तक प्रदान नहीं माना जाएगा जब तक उस वाद का अंतिम निपटारा ना कर दिया जाए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के वाद का निपटारा वास्तव में लोअर कोर्ट द्वारा कर भी दिया जाए, तब भी उस व्यक्ति के पास रिवीजन, रिव्यू या अपील का एक मौका बाकी होता है। वो उस वाद में या तो अपील में जा सकता है या उस वाद के रिवीजन या रिव्यू में जा सकता है। अतः न्यायिक प्रक्रिया जानने के पूर्व एक व्यक्ति को जानना आवश्यक है कि उसके पास जस्टिस प्राप्त करने के लिए इन तीनों चीजें भी अभी प्राप्त हैं और उसका भी वो उपयोग करने वाला है। जब कोई व्यक्ति अपील में जाता है तो उसे ये भी मालूम होना चाहिए प्रथम अपील में वो कितने दिन में जा सकता है, द्वितीय अपील वो कितने दिन में फाइल कर सकता है और प्रथम और द्वितीय अपील वो कहाँ पे दायर कर सकता है। यहाँ पे भी कुछ बातों में हमको लगता है कि वास्तव में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय पूर्ण तरीके से न्याय प्रदान कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार प्राप्त होता है जिसे आप लोग मर्सी पिटीशन के रूप में जानते हैं, जहां वो उच्चतम और उच्च न्यायालय के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके विरोध में हमारे राष्ट्रपति या हमारे राज्यपालों के पास अपनी पिटीशन दायर करता है। जो आपने अभी हाल के मामले में देखा था, याकूब के मामले में, जहां पे उनको मिली हुई जो डेथ सेंटेंस थे उसके लिए उन्होंने न्यायालय के बाद राष्ट्रपति के सामने भी याचिका दायर की थी कि उनके द्वारा जो उन्हें पनिशमेंट दिया गया है, फांसी की सजा, उसे कम किया जाए। ये सामान्यतः देखा जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उस न्यायिक प्रक्रिया का जो संचालन हो रहा है वो संचालन वहां प्रारंभ हो जाए जैसे ही विवाद उत्पन्न होता है और उसका निर्णय वहां अंतिम हो जब उसे वास्तव में न्याय प्राप्त हो जाए। इस न्याय प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम देख चुके हैं न्यायिक प्रक्रिया के रूप में। इस न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर जो भी वाद आते हैं वो सभी वास्तव में न्यायालय से ही संबंधित होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि इन वादों के साथ ही हमारी न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो गई। यह न्यायिक प्रक्रिया सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। पूर्व में हुए निर्णय, पूर्व में आए हुए विधियां, उन सब को लगातार लागू किया जाता रहेगा जब तक यह समाज है, जब तक इस समाज में विवाद है, जब तक इस समाज में लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, उस समय तक न्यायिक प्रक्रिया सतत होगी। पूर्व में इस न्यायिक प्रक्रिया की जो प्रणाली थी वो प्राकृतिक तरीके से थी। अब इस प्रणाली को सुस्पष्ट न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इसलिए विधि के समस्त विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है कि वो देखें कि वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से कार्यशील होती है, उस न्यायिक प्रक्रिया में कौन से विधियों का उपयोग किया जाता है, वो कौन से विशिष्ट विधियां हैं जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए न्यायिक प्रक्रिया की संपूर्ण व्यवस्था को देखने के लिए। न्याय प्रणाली में न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से भारत में न्यायालयों की श्रृंखला है
इसे भी हमें जानना आवश्यक है। किस तरीके से न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट होता है, उनका स्थानांतरण होता है, वो कैसे स्वतंत्र कार्य करते हैं, ये भी इसका वर्क है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिवीजन, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो आप आने वाले अपनी कक्षाओं में देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, वो भी वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया के बहुत महत्वपूर्ण अंग थे। वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया के संपूर्ण स्वरूप को जानने का एक ही आधार है और वो आधार है भारत की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन। इस संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्न जो संभावित होंगे, जो आपके इस विषय से संबंधित होंगे, पूछे जा सकते हैं। वो कुछ प्रश्न होते हैं, भारत में न्यायिक प्रक्रिया का स्वरूप क्या है, या भारत में न्यायिक प्रक्रिया के परिवर्तनशील स्वरूप के एक विवेचनात्मक अध्ययन कीजिए। उसका आलोचनात्मक अध्ययन विशेष रूप से आपसे जाना आवश्यक होगा, क्योंकि जब भी आपसे जानने की प्रक्रिया होती है कि कोई भी विधि किस तरीके से कार्य कर रही है, तो विधि के विद्यार्थियों से संपूर्ण जानकारी के अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो जाननी होती है, वो होती है उसका आलोचनात्मक अध्ययन। क्योंकि सामान्य विधि हर व्यक्ति जानता है क्या है, परंतु उसमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या अवगुण हैं, और उस अवगुण को अलग करने के लिए उनको पृथक करके वास्तव में हमारी न्याय प्रणाली को सुचारू कैसे बनाया जाए, इसकी अपेक्षा विद्यार्थियों से की जाती है। तो एक एलएलएम के विद्यार्थी के रूप में आपसे अपेक्षा होगी कि न केवल आप भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को देखें, परंतु विश्व के अन्य राष्ट्रों की जो न्यायिक प्रक्रिया हैं, जो कि हमारे राष्ट्र की न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, जैसे इंग्लैंड की न्यायिक प्रक्रिया, अमेरिका की न्यायिक प्रक्रिया, विशेष रूप से पाकिस्तान, चाइना, इन राष्ट्रों की जो कि एशियन नेशंस हैं, इनकी न्यायिक प्रक्रिया के अध्ययन यदि आप करते हैं, तो उसमें और भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के बीच जो भी अंतर है, और वो अंतर क्यों है, क्यों भारत में एक विशिष्ट न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता है, ये भी जानना एक विद्यार्थी का बहुत बड़ा कार्य होगा। और इस कार्य के लिए आपको अगली जो कक्षाएं होंगी उसमें देखना होगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर मोना पुरोहित, उद्घोषक थे तरुण कांत भार्गव। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।